Assalamu alaikum friends, myself Imran Khan. I welcome all of you in this YouTube channel उड़ान क्लासेस। फ्रेंड्स, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने बात की एलोस्टेरिक एंजाइम के नेचर के बारे में। हमने जाना कि किस तरह से जो एलोस्टेरिक एंजाइम है उसमें दो तरह की सब यूनिट्स मिलती है। एक कैटालिटिक सब यूनिट जिस पर एक्टिव साइट मिलती है जो कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होती है। इसी तरीके से एक रेगुलेटरी सब यूनिट्स जिसकी सतह पर एलोस्टेरिक साइट मिलती है, और ये एलोस्टेरिक साइट जो है वो मॉड्यूलेटर या रेगुलेटर के साथ बाइंड होती है, और बाइंड होकर के जो एक्टिव साइट है उसकी सरफेस में ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करती है जो या तो सबस्ट्रेट के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं, उसकी बाइंडिंग को इंक्रीज करते हैं, या फिर नेगेटिव एनवायरनमेंट देते हैं, उसे बाइंड होने से इनहिबिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकंड जो हमारा मैकेनिज्म है, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि सेल में एक समय में कई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस काम करते रहते हैं। हम जानते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो एक मल्टी स्टेप सिक्वेंशियल प्रोसेस होते हैं, और इन प्रोसेसेस में जो है वो कई तरह के सोर्सेस का यूज़ होता है, कई एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं, और इसी तरीके से बहुत से स्टेप्स में जो है एनर्जी का कंजम्पशन भी होता है। तो फ्रेंड्स, एक मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक प्रोसेस में जब एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो ऐसी स्थिति जिसमें एंड प्रोडक्ट यानी कि सफिशिएंट क्वांटिटी में जो हमें प्रोडक्ट है उसकी प्राप्ति हो गई है, अब सेल को ज़रूरत नहीं है कि अतिरिक्त जो है एक्सेस में जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। तो ऐसी स्थिति में इन सेल्स के पास एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पाई जाती है जिसके द्वारा वो इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, सीज करती है। इस एंड प्रोडक्ट के एक्सेस फॉर्मेशन के बाद इसी एंड प्रोडक्ट के द्वारा जो फर्स्ट एंजाइम होता है जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है, उस फर्स्ट एंजाइम की एलोस्टेरिक सरफेस, जैसा कि हमने कहा एलोस्टेरिक एंजाइम में एलोस्टेरिक सरफेस, एलोस्टेरिक साइट मिलती है। इस एलोस्टेरिक साइट के सरफेस पे जब ये एंड प्रोडक्ट आकर लग जाता है तो ये खुद इस एंजाइम में ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इंड्यूस करवाता है ताकि फर्स्ट रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो जिस सतह पर या एक्टिव साइट पर आकर लगे वो उसके लिए अनुकूलित न हो, वो उस पर न लग सके, और ये जो पाथवे है मेटाबॉलिक पाथवे वो यहीं पर बंद हो जाए। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, एंड प्रोडक्ट के द्वारा फर्स्ट जो इनिशियल एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को सीज करके, रोक करके, जब इस मेटाबॉलिक पाथवे को जो है वो बंद किया जाता है तो ये फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारी रेगुलेशन की पहली क्लास थी उसमें कई एग्जाम्पल भी हमने इसके दिए थे। अब ये जो एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ ये कई मायनों में सेल के लिए एक महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट इशू है। सफिशिएंट क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत है, इसका बनना भी ज़रूरी है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि इसके फॉर्मेशन में एनर्जी भी यूटिलाइज होती है, सोर्सेज जैसे हमने देखा है यहाँ पे E2, E3 ये डिफरेंट एंजाइम है, उनको भी यूटिलाइज करना पड़ता है, और साथ ही साथ जो एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है अगर वो एक्सेस में बन जाए तो हो सकता है कि वो उस बॉडी के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी एक खतरे का सूचक हो। तो इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए ये मैकेनिज्म काम करती है जो एंड प्रोडक्ट के थ्रू फर्स्ट एंजाइम को कंट्रोल करती है और इस मेटाबॉलिक पाथवे को सीज करती है। एक एग्जांपल अगर हम इसका लें तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, कई तरह के हार्मोन के फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, विटामिन डी के निर्माण में, विटामिन डी में इसका यूज़ होता है। तो इसी तरीके से जो है कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट है हमारी सेल्स के लिए, लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो आगे जाकर अगर कंटिन्यूसली होता रहे, रेगुलर वे में होता रहे, और इस पर कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म काम न करे, तो हम जानते हैं कि यही कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी वेंस में, वेसल्स ब्लड वेसल्स जो हैं, वेंस आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है, और कई तरह की जो कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं वो हार्ट में क्रिएट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए ये अगर एंड प्रोडक्ट जो है वो
कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल भी इसका फीडबैक रेगुलेशन करता है। खुद कोलेस्ट्रॉल ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे कि उन एंजाइम्स, एंजाइम क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन किससे बने हुए हैं? अमीनो एसिड से। यानी कि एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसको जेनेटिक लेवल पे इनहिबिट करता है, जैसे mRNA का ट्रांसक्रिप्शन सीज हो जाए और जो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो ना हो, यानी वो ऐसे जो डीएनए ही ना बनने दे जिससे कि इससे वो प्रोटीन बने, ऐसे प्रोटीन ही ना बनने दे, ऐसे अमीनो एसिड ही ना बनने दे जो उस एंजाइम का फॉर्मेशन करे, जो इस पाथवे को आगे बढ़ाए। इसे फीडबैक रेगुलेशन कहते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम बात करें, जैसे हमने ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में रेगुलेशन की फर्स्ट क्लास में बात की थी कि एक एंजाइम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है? ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट करता है। बिकॉज हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का अल्टीमेटली एम एटीपी का फॉर्मेशन है। हम ग्लाइकोलाइसिस क्रेब चक्र, हमारा जो मेन एम रहता है वो एटीपी फॉर्मेशन होता है। अगर एटीपी उस सिस्टम में, उस सेल में एबंडेंट है तो वही एटीपी जो है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है, जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो है उसकी सरफेस पे आकर लग जाते हैं। सामान्यतः 2 एटीपी के अणु आकर लगते हैं और वो उस एंजाइम की एक्टिविटी को वही इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो आगे नहीं जाता और वो प्रोसेस वहीं सीज हो जाता है। और भी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो हम जानते हैं कि एल थ्रियोनिन अमीनो एसिड जो है, एल थ्रियोनिन जो है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू एक अन्य अमीनो एसिड्स एल आइसोल्यूसिन में कन्वर्ट होता है। फ्रेंड्स उसमें भी जो फर्स्ट स्टेप होता है, उस फर्स्ट स्टेप में आप समझिए कि जो एल थ्रियोनिन है वो एक विशेष एंजाइम थ्रियोनिन डी एमिनेज या थ्रियोनिन डीहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में, डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्फा कीटो ब्यूटेरेट के अंदर। अब ये अगर मान लीजिए वो मेटाबॉलिक प्रोसेस काम करता है और उसका एंड प्रोडक्ट आइसोल्यूसिन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यही आइसोल्यूसिन जो है वो इस थ्रियोनिन डी एमिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को सीज कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ताकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस काम न करे। तो इस तरीके से जो स्टीरोल्स, जैसे स्टीरोल्स में कोलेस्ट्रॉल पे इनहिबिट मैकेनिज्म की हमने बात की, अमीनो एसिड पे की और ग्लूकोज का भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल रखा। फ्रेंड्स ये तो एक इनहिबिशन एक्टिविटी की बात हो गई। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ATCase। अगर हम इस ATCase एंजाइम की बात करें, अगर ये एंजाइम जो है फीडबैक मैकेनिज्म के पैरामीटर को जो है वो पूरा करता है, एलोस्टेरिक नेचर के बिहेवियर को पूरा करता है, तो बड़ी आसानी से हम इसके द्वारा जो है वो इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ATCase, जो मेरी सेकंड क्लास थी या फर्स्ट थी रेगुलेशन की, उसमें मैंने गलती से इस ATCase को ATPase जो वर्बली बोल दिया था। आप लोगों से गुजारिश है कि उसे आप ATCase माने, ATPase की बात नहीं है। ATPase तो हम ATC के अंदर, उनके अंदर पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल ATCase से कंसिडरिंग जो है वो था। मैंने उसमें कमेंट सेक्शन में भी लिखा है और थ्रू लेक्चर भी मैंने उसको क्लेरिफाई कर दिया था कि भाई ये हमें सही करना है। फ्रेंड्स अगर अब हम बात करें इस ATCase की स्ट्रक्चर की, तो ATCase एंजाइम जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं ये मल्टी सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ये भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि इसमें 2 तरह की सब यूनिट्स पाई जाती है। एक इसमें कैटालिटिक सब यूनिट्स होती है और दूसरी इसमें रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती है। कैटालिटिक सब यूनिट्स वे सब यूनिट्स होती है जिनमें एक्टिव साइट मिलती है और इन्हीं एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल आकर लगते हैं और आगे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। दूसरी ओर इसमें रेगुलेटरी साइट्स होती है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि रेगुलेटरी जो सब यूनिट्स हैं उनमें मिलने वाली रेगुलेटरी साइट्स पर मॉड्यूलेटर या इफेक्टर मॉलिक्यूल आकर लगते हैं, जो कि ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज उस एक्टिव साइट में करते हैं कि वो सबस्ट्रेट को या तो स्वीकार करे या अस्वीकार। तो दोस्तों इस अगर हम डायग्राम को देखें इनमें से किसी को भी, तो जो एलोस्टेरिक जो ATCase एंजाइम है इसमें कुल मिलाकर जो है वो 6 कैटालिटिक सब यूनिट होती है और 6 ही यानी 6 कैटालिटिक सब यूनिट्स एंड 6 रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती है।
पहले अगर बात करें इन कैटालिटिक सब यूनिट्स के फ्रेंड्स, तो कैटालिटिक सब यूनिट्स जो होती है वो तीन तीन के दो समूहों में होती है, यानी तीन ऊपर तीन नीचे, यानी एक ट्राइमर की फॉर्म में कैटालिटिक सब यूनिट्स इसमें मिलती हैं। जैसे हम अगर इसको देखें तो समझिए ये तीन कैटालिटिक सब यूनिट है और ये तीनों कैटालिटिक सब यूनिट जो है वो आपस में मिली रहती है। इसी तरीके से नीचे तीन कैटालिटिक सब यूनिट है और ये तीनों कैटालिटिक सब यूनिट्स हैं वो आपस में मिली रहती है, यानी ट्राइमर के दो समूह। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम इस रेगुलेटरी सब यूनिट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो दो के समूह हैं, यानी डाइमर है। रेगुलेटरी सब यूनिट्स डाइमर की फॉर्म में मिलेगी और ये तीन मिलेंगे। जैसे कैटालिटिक सब यूनिट ट्राइमर थी लेकिन दो थे, इसी तरीके से रेगुलेटरी सब यूनिट जो है वो डाइमर है लेकिन इसके कितने समूह हैं? तीन हैं। तो 6 ये, तो कहने का मतलब C6R6, यानी 6 कैटालिटिक सब यूनिट और 6 ही रेगुलेटरी सब यूनिट्स। फ्रेंड्स अब जिस तरह से ये जो ट्राइमर हैं, कैटालिटिक ट्राइमर हैं, ये ऊपर और नीचे के ट्राइमर आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक इसी तरीके से ये जो रेगुलेटरी सब यूनिट्स हैं ये भी आपस में पिछली साइड में दो रेगुलेटरी यूनिट्स जो है आपस में जुड़ी रहती है और आगे की तरफ ये जो है कैटालिटिक ट्राइमर के साथ में बॉन्ड बनाती है, यानी कैटालिटिक ट्राइमर के साथ में यहाँ पर जुड़ती है। तो इसी तरीके से जो अलग अलग जो कैटालिटिक साइट हैं उनके साथ में रेगुलेटरी साइट जो हैं वो जुड़ती रहती हैं। फ्रेंड्स अगर आगे हम इसे समझें, एक और चीज़ इसमें आती है कि भाई ये जो रेगुलेटरी साइट है इसका इस कैटालिटिक साइट के साथ एसोसिएशन किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स इस रेगुलेटरी साइट का वो सिरा जो कैटालिटिक साइट से जुड़ता है वहाँ पर एक जिंक डोमेन Zn+2 जिंक डोमेन पाया जाता है जो कि 4 सिस्टीन इकाइयों के साथ मिलकर बना होता है और ये 4 सिस्टीन इकाइयों के साथ जुड़ा होता है। इस सतह पर ये कैटालिटिक साइट के साथ जो है वो जुड़ाव रखती है। तो फ्रेंड्स जैसे आपको बताया ये दोनों यहाँ पर आपस में जुड़ी हुई है और आगे की तरफ ये जो कैटालिटिक साइट्स हैं उनके साथ जुड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स अब अगर हम आगे इसमें बात करें तो पिछली क्लास में भी मैंने बताया जो ए और बी सेक्शन थे थर्ड पार्ट के, उसमें मैंने आपके सामने टी स्टेट और आर स्टेट की जो जानकारी है वो रखी। मैंने आपको बताया कि टी स्टेट वो कंडीशन होती है जिसमें सामान्यतः सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, मॉड्यूलेटर भी अगर लगा हुआ है तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट हैं वो इसकी सरफेस पर आकर लगते नहीं हैं। अगर एक सामान्य एंजाइम की स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से ये टी स्टेट है। इसकी जो टी स्टेट है वो काफ़ी कंसर्टेड और क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखती है, यानी कि दोनों ट्राइमर एक दूसरे के बहुत पास होंगे। इसी तरीके से जो डाइमर है यानी कि जो रेगुलेटरी सब यूनिट है ये भी आपस में जुड़ी रहती है। तो इस वजह से इतना ये कॉम्प्लेक्सिटी और इनका एक दूसरे के नज़दीक होना ये इस तरह से एक्टिव साइट को उपलब्ध नहीं होने देता जिन पर आसानी से सबस्ट्रेट आके लग सके। दोस्तों इस प्रोसेस को आर साइट और टी साइट के कन्वर्जन को हम समझें इससे पहले हम ATCase का आखिर रोल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि ATCase यहाँ किस मेटाबॉलिक पाथवे या किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो ATCase एंजाइम है वो पहला एंजाइम है पिरिमिडीन सिंथेसिस के एक प्रोसेस का, यानी ये एक ऐसा मल्टी स्टेप सीक्वेंसिंग प्रोसेस है जिसमें हमें लास्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में एक पिरिमिडीन का सिंथेसिस करना है और वो पिरिमिडीन कौन सा है? साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। हम जानते हैं कि डीएनए जो है नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं और नाइट्रोजन बेस में जो है वो प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में एक बैलेंसिंग कंडीशन रहनी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट का जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो दो सबस्ट्रेट के आपस में जुड़ने से होती है। फर्स्ट कार्बेमाइल फॉस्फेट, कार्बेमोइल ये कार्बेमोल फॉस्फेट प्लस एस्पार्टेट। ATCase एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बेमाइल फॉस्फेट और एस्पार्टेट सबसे पहले अनकार्बेमोइल एस्पार्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। एन कार्बेमोइल एस्पार्टेट का फॉर्मेशन करते हैं।
अब फ्रेंड्स एक छोटा सा पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। हमने बात की थी कि जो मॉड्यूलेटर होता है वो दो फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है वो ऐसा मॉड्यूलेटर हो जो एक्टिविटी को इन्हांस करे, इंक्रीज करे, और हो सकता है कि वो ऐसा मॉड्यूलेटर हो जो एक्टिविटी को डिक्रीज करे। ये हम पहले की क्लास में समझ चुके हैं। एक बार पूरी उसको समझेंगे हम। एक बार सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इस एंजाइम के संदर्भ में जो मॉड्यूलेटर है वो एक्टिवेटर की फॉर्म में एटीपी होता है और इनहिबिटर की फॉर्म में ये सीटीपी जो एंड प्रोडक्ट खुद है वो होता है। इस प्रोसेस में हम ये बात तो समझ गए कि सीटीपी इनहिबिटर क्यों है। फीडबैक इनहिबिशन में हमने यही पढ़ा कि जो एंड प्रोडक्ट है वो फर्स्ट एंजाइम की एलोस्टेरिक सरफेस पे लग के उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस एक्टिव साइट में करता है, जिससे कि जो सबस्ट्रेट है वो आकर उस पर न लगे। एग्जैक्टली वही बात है कि सीटीपी बन गया। अब सीटीपी सफिशिएंट क्वांटिटी में बन रहा है, जरूरत के मुताबिक बन रहा है, तो इसको सीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सेस में बन रहा है, अब उसकी जरूरत नहीं है सेल को, तो सेल नहीं चाहेगी कि उसके सोर्सेस खत्म हो और एक लंबी प्रक्रिया में अनवांटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। तो इस स्थिति में जो सीटीपी है फ्रेंड्स, ये सीटीपी इस एटीसीएज एंजाइम को जो है वो नेगेटिवली इनहिबिट जो फीडबैक करता है, या ऐसा मॉड्यूलेटर होता है जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है और नेगेटिव फीडबैक रिएक्शन यहाँ पर शो की जाती है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, ये पहले इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में इसकी एक कॉन्सेप्ट बन जाए कि भाई एटीपी ने क्या किया और सीटीपी ने क्या किया। इसी तरीके से मान लीजिए कि सीटीपी की संख्या यहाँ पर कम है, यानी हमें सीटीपी के प्रोडक्शन की नीड है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि हर सेल के पास एटीपी जो है, एटीपी के मॉलिक्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं। तो इस स्थिति में ये जो एटीपी के मॉलिक्यूल हैं ये सीटीपी की कमी होने पर इन रेगुलेटरी यूनिट्स के साथ में जुड़ करके सीटीपी के जो फॉर्मेशन है उसको बढ़ाते हैं। इस जो प्रोसेस है, ये मेटाबॉलिक पाथवे है, उसको कंटिन्यू रखते हैं। एक अब अगली बात यह है आप लोगों के लिए कि सबस्ट्रेट जो हैं, यानी सबस्ट्रेट हम किसे कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं सबस्ट्रेट, इसे कह रहे हैं। इन दोनों सबस्ट्रेट ने आपस में रिएक्शन कर जैसे ये पहला इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट बनाया, तो सबस्ट्रेट ये दोनों हैं। तो याद रखना, सबस्ट्रेट हमेशा कैटालिटिक सब यूनिट्स पर आकर लगते हैं, और जो मॉड्यूलेटर्स हैं या जिन्हें हम रेगुलेटर्स कहते हैं, जैसे यहाँ पर ये सीटीपी इस रिएक्शन का ही एंड प्रोडक्ट एक मॉड्यूलेटर है, और इसी तरीके से जो हमने बात की एटीपी जो है वो भी एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो ये जो रेगुलेटर्स हैं ये जो हैं हमेशा इन रेगुलेटरी सब यूनिट्स पर आकर लगेंगे, यानी जो रेड सब यूनिट्स हैं जो डंबल शेप्ड यहाँ में दिखाई दे रही है, इनकी सतह पर आकर मॉड्यूलेटर्स यानी सीटीपी नेगेटिवली रिएक्शन को मॉड्यूलेट करेगा और एटीपी जो है वो पॉजिटिवली रिएक्शन को मॉड्यूलेट करेगा। तो सीटीपी और एटीपी जो है वो रेगुलेटरी साइट्स पे लगेंगे, और जो ये आपके सबस्ट्रेट्स हैं ये इस कैटालिटिक साइट के ऊपर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टी स्टेट और आर स्टेट की। मैं समझता हूँ टी स्टेट का एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, यानी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी कम है और कोई पॉजिटिव जो मॉड्यूलेटर है वो भी अगर नहीं है, तो सामान्य स्थिति में ये जो है वो टी स्टेट में पड़ा रहेगा। फ्रेंड्स, अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे तो एग्जैक्टली जो ग्राफ मैं पिछली क्लास में हीमोग्लोबिन के संदर्भ में समझा कर आया हूँ, वही ग्राफ को ये फॉलो करता है सिग्मोइडल कर्व को। माइकलिस मेंटन मॉडल को ये फॉलो नहीं करता। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण जो दो मॉडल आपको बताए थे, कंसर्टेड मॉडल और सिक्वेंशियल मॉडल, जिन्होंने ये प्रूव किया था कि बिकॉज इनकी सब यूनिट्स में कोऑपरेटिविटी का नेचर पाया जाता है, यानी एक सबस्ट्रेट अगर जुड़ जाए तो वो बाकी जो साइट्स हैं उनको भी ओपन कर देता है। अगर कंसर्टेड मॉडल है, ये जो एंजाइम है फ्रेंड्स, ये कंसर्टेड मॉडल को फॉलो करता है, यानी एक सतह पर एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट अगर आकर लग गया तो वो आर साइट में जो कन्वर्जन आर साइट जो अन्य साइट्स होती है वो खुल जाती है उस यूनिट की, जिससे कि और जो सबस्ट्रेट है मॉलिक्यूल वो आकर यहाँ पर लग सकें। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए ये टी स्टेट है, इस स्थिति में कंसंट्रेशन भी कम है, कोई पॉजिटिव मॉड्यूलेटर भी नहीं है, तो ये यहाँ पर इस स्थिति में रहेगा। अब मान लीजिए कि हमें सीटीपी का प्रोडक्शन करना है, तो सीटीपी का प्रोडक्शन जो है यहाँ पर दो स्थितियों में होगा। अगर सीटीपी कम है तो यहाँ पर एटीपी के जो मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर जुड़ करके इसे जो टी स्टेट है उससे आर स्टेट में लेकर आ सकते हैं, उसे जो है वो
आर फॉर्म में या रिलैक्स फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। दूसरा जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है वो ये है कि सामान्य टी स्टेट में हम जानते हैं कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती है, हमने सिग्मोइडल मॉडल में ये बात पढ़ी थी कि अगर ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पहले बहुत कम थी, फिर बढ़ती, फिर इस तरीके से सबस्ट्रेट, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इससे नीचे नीचे अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन रहती है तो वो इसे टी स्टेट में ही रखेगा, वो प्रभावी नहीं है। अगर सबस्ट्रेट की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब कुछ मॉलिक्यूल जो हैं इन कैटालिटिक सब यूनिट से लगेंगे, उन मॉलिक्यूल्स के लगते ही ये जो टी स्टेट है वो आर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरीके से अगर अगर आपको याद हो तो ये आर फॉर्म के लिए और ये हमने बनाया था टी फॉर्म के लिए, यानी इस तरफ जा रहा है। इस तरफ कब जाएगा? राइट साइड में मैंने आपको बताया था जब एफिनिटी जो है वो रिड्यूस हो। तो अगर सीटीपी है यानी सीटीपी काम कर रहा है मॉड्यूलेटर की तरह तो वो नेगेटिवली इनहिबिट करेगा, तो वो राइट साइड में ले जाएगा। अगर एटीपी काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव जो है रेगुलेटर है या मॉड्यूलेटर है और वो लेफ्ट साइड में इस ग्राफ को लेकर जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी एग्जैक्टली यही सिग्मोइडल जो ग्राफ है वो बनता है। और कोऑपरेटिव पॉजिटिविटी इसका भी नेचर होती है कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो वो कंसर्टेड मॉडल के हिसाब से एक साथ जो आर स्टेट टी स्टेट है उसको आर स्टेट में यानी अदर सब यूनिट्स को भी खोल देंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ये जो टी स्टेट है ये आर स्टेट में कन्वर्ट कैसे होती है, मतलब किस तरह के कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इसको टी स्टेट से आर स्टेट में कन्वर्ट करने के दौरान होते हैं। फ्रेंड्स इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ऐसा बाइस सबस्ट्रेट रिजेम्बलेंस यानी कि ये जो सबस्ट्रेट्स हैं इन सबस्ट्रेट के समान संरचना रखने वाला एक ऐसा इंटरमीडिएट जो है उसे तैयार किया और उसके जरिए से जो है वो इसकी स्ट्रक्चर को समझा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बायोमोलिक्यूल पाला PALA यानी कि फॉस्फोनो एसिटाइल एल एस्पार्टेट, फॉस्फोनो एसिटाइल एल एस्पार्टेट नाम का ये मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जो है इसकी न केवल एक्टिव साइट की व्याख्या की कि कैटालिटिक साइट तो बड़ी है, कैटालिटिक यूनिट बड़ी है, इसमें इनकी एक्टिव साइट कहाँ मिलती है उसके बारे में भी इस पाला मॉलिक्यूल से पता लगा। और दूसरी बात, जब ये टी स्टेट से आर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसमें किस तरह के कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी हमें इससे पता चला। ये पाला मॉलिक्यूल बेसिकली ATCase एंजाइम के लिए एक इनहिबिटर की तरह काम करता है। वैसे क्या है, ये एक इनहिबिटर है। ये पाला मॉलिक्यूल जब इसकी सतह पर आकर लगा तो सबसे पहली बात तो ये कि इसने ये व्याख्या की कि एंजाइम और सबस्ट्रेट यानी जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की किस सतह पर आकर लगे। तो इस पाला मॉलिक्यूल के थ्रू ही पता लगा कि ये जो सबस्ट्रेट है ये किन्हीं दो कैटालिटिक सब यूनिट के इंटरफेस पर आकर जुड़ते हैं। यानी ये जो है आप यूँ समझिए कि ये दोनों जो सबस्ट्रेट हैं इनका एक कम्पिटिटिव रहा, यानी ये भी एक्टिव साइट पर ही जाकर लगेगा जैसे ये दोनों एक्टिव साइट पर जाकर लगे थे, क्योंकि ये 22 सबस्ट्रेट जो हैं वो रिजेम्बलेंस या समानता इनसे दर्शाता है। तो उस वजह से ये पता लगा सबसे पहले कि जो दो कैटालिटिक सब यूनिट है या जो ट्राइमर है, मैंने आपको बताया कि ये ट्राइमर की सभी सतह आपस में जुड़ी रहती है। तो ट्राइमर की वे सरफेस जो इंटरफेस करती थी उन सरफेस के बीच की पोजीशन में जो है वो यहाँ पर एक्टिव साइट पाई गई, यहाँ पर या मान लीजिए जहाँ भी इन्होंने इंटरफेस किया होगा वहाँ पर इनकी एक्टिव साइट मिलती है। इनकी जो एक्टिव साइट होते हैं उनमें दोनों कैटालिटिक साइट्स के अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं। तो पहली बात तो इस पाला से हमें यह पता लगा कि इनकी एक्टिव साइट्स जो हैं वो कैटालिटिक सब यूनिट्स में कहाँ हैं। दूसरी बात, इसी पाला मॉलिक्यूल के थ्रू जो है लगने के बाद इसमें इस तरह के कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुए जिससे ये व्याख्या की जा सकी कि जो ATPase एंजाइम है
वो जब टी से आर स्टेट में चेंज होता है तो उसमें किस तरह के एलोस्टेरिक चेंजेस होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहले जो ये दोनों सब यूनिट्स थी, जो कैटालिटिक ट्राइमर, जो दोनों कैटालिटिक ट्राइमर थे, वो बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे। लेकिन जैसे ही ये पाला मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर जुड़े तो इनके जुड़ने के बाद 6 कैटालिटिक जहाँ जहाँ पर इनके जंक्शन है वहाँ पर आकर ये लग गए। तो पाला मॉलिक्यूल के जुड़ने के बाद में ये जो कैटालिटिक ट्राइमर है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ी, यानी इनके बीच में एक डिस्टेंस बढ़ी। न केवल डिस्टेंस बढ़ी बल्कि इनके बीच में रोटेशन भी बढ़ा, यानी इनके बीच में एंगल भी बना। और इस काम में न केवल ये कैटालिटिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है बल्कि रेगुलेटरी सब यूनिट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होती है। ये मैंने जो एरो बनाया है इसमें मैंने ये दिखाना चाहा है कि ये जो दोनों ट्राइमर हैं, ये दोनों ट्राइमर जब पीछे हुए तो करीब करीब 12 आर्मस्ट्रॉन्ग की डिस्टेंस जो है वो इनके बीच में बनी। 6 आर्मस्ट्रॉन्ग ऊपर गया 6 और 6 ही नीचे गया, तो करीब 12 आर्मस्ट्रॉन्ग की डिस्टेंस जो है वो इनके बीच में बन गई। वहीं दूसरी ओर जो कैटालिटिक सब यूनिट है उसने एंगल बनाया, तो यहाँ पर करीब 10 डिग्री का एंगल जो है वो कैटालिटिक सब यूनिट ने बनाया। इसी तरीके से करीब 15 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पर इन रेगुलेटरी यूनिट ने भी बनाया। तो इस तरीके से डिस्टेंस बढ़ना और उनके बीच में रोटेशन होना, ये दोनों क्रियाएं हुई तो ये टी फॉर्म जो है वो आर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर इस आर फॉर्म की बात करें तो अब आप देख सकते हैं इनके बीच में प्रॉपर गैप है, डिस्टेंस है, ये यहाँ पर रेगुलेटरी सब यूनिट्स लगी हुई है। अब अगर हम इसको समझें कि अब इसकी जो आर साइड्स हैं उनकी सतह पर बड़ी आसानी से जो ये कार्बोमाइल फास्फेट एस्पार्टेट जो भी एक्टिव साइट पे लगने वाले सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर आकर लग जाते हैं। ये इंटर कन्वर्ट होती रहती है कि जब सीटीपी की कमी है तो एटीपी के मॉलिक्यूल जो हैं वो सीटीपी को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं, मान लीजिए ये टेंस स्टेट है, अगर आपने सीटीपी को इससे जोड़ दिया, मतलब सीटीपी जो है वो टेंस स्टेट पे भी अगर आकर जुड़ते हैं तो वो उस टी स्टेट को मोर स्टेबल टी स्टेट यानी कि और ज़्यादा स्थायी टी स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सीटीपी क्यों आएंगे? जब एक्सेस में यहाँ पर सीटीपी का प्रोडक्शन होगा तो नेगेटिवली फीडबैक देने के लिए इसकी रेगुलेटरी साइट पर आकर लगेंगे। कैटालिटिक साइट से एटीपी और सीटीपी का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, ये रेगुलेटरी साइट पर लगेंगे। रेगुलेटरी साइट पर अगर ये लगेंगे तो अगर आर स्टेट है यानी कि जो एबेंडेंट में लगे हुए हैं तो आर स्टेट को ये टी स्टेट की तरफ ले जाएंगे और टी स्टेट को मोर डेंस टी स्टेट की तरफ लेकर जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर इसकी प्रोडक्शन कम है तो उस स्थिति में जो एटीपी है वो इन सीटीपी को डिस्प्लेस करके उन्हीं स्थलों पर लग जाएंगे और वापस से इस टी स्टेट को जो है वो आर स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये जो प्रोसेस है इसको समझने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि इसमें लगभग चीज़ें जो हैं, जो जानकारी है मैंने आपको दे दी है। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर ये अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे प्रमोट करने में मदद कीजिए। शुक्रिया।